नेगोशिएबल एक्ट के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पहला सवाल कि चेक बाउंस का जो अपराध है वो सिविल में आएगा या क्रिमिनल में, किस तरीके से आप इसको देखेंगे? ये बताइए कि कौन से सन में, किस समय के बाद चेक बाउंस के अपराधों को क्रिमिनल भी कर दिया गया था? विच वॉज द ईयर विच इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ चेक बाउंस एज अ क्रिमिनल लायबिलिटी? मुझे बताइए कि क्या कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है, और कंपनी के ऊपर केस होता है तो क्या केवल कंपनी के ऊपर होता है या कुछ लोगों के ऊपर भी होता है? और क्या वो व्यक्ति डायरेक्टर होगा या सीईओ होगा या मैनेजर होगा या ऑफिसर होगा? इन चारों में से वो कौन व्यक्ति होगा जिसके ऊपर आप कंपनी के साथ साथ केस चला सकते हैं, उसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि क्या होता है, एक व्यक्ति चेक इश्यू तो करता है और चेक इश्यू करने के बाद वो अपना खाता बंद करवा लेता है। क्या ये भी चेक बाउंस की परिभाषा में आएगा? सेक्शन 138 को ध्यान रखिएगा और फिर इसका जवाब दीजिएगा कि क्या ये जो आपने बंद कर दिया खाता चेक इश्यू करने के बाद, वेदर इट अमाउंट्स टू ऑफेंस और नॉट। सेम सवाल फिर है, जब मान लो किसी व्यक्ति ने चेक इश्यू करा और उसके बाद बैंक को बोल दिया कि स्टॉप पेमेंट, इंस्ट्रक्शन दे दी कि बैंक को बोल दिया कि मेरी चेकबुक घुस चुकी है और उसमें चूंकि ब्लैंक सिग्नेचर थी तो आप किसी को पेमेंट मत दीजिएगा। उसने जिन लोगों को खुद ने पेमेंट दिया था, मतलब चेक दिया था पेमेंट के लिए, वो लोग भी गए बैंक, उनका भी चेक बाउंस हो गया। तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो है ना इंटेंशनली ये कार्य करना सेक्शन 138 की परिधि में आता है या नहीं आता है? आप इंदौर आते हैं, खजराना मंदिर जो बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पर आप एक चेक डाल जाते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, क्या आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी लगाई जा सकती है या नहीं? अच्छा, एक मामले में क्या होता है, जैसे चेक में क्या होता है, आपको बैंक पैसा तभी देती है जब चेक पे प्रॉपर सिग्नेचर होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने जानबूझ के सिग्नेचर अपने दूसरे कर दिए, उसे पता है असली सिग्नेचर कौन से, उसने जानबूझ के नकली सिग्नेचर कर दिए और बैंक ने पैसा नहीं दिया। क्या सेक्शन 138 की अपराध की परिभाषा में उसका एक्ट आएगा? मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसा कि आपने बताया कि सर सेक्शन 138 है ना, क्रिमिनल भी है और सिविल भी है ना, दोनों ही चीज वो एट द सेम टाइम है। तो मुझे बताइए, चूंकि क्रिमिनल तो कभी भी आपको पैसा नहीं दिलाएगा, है ना, पैसा दिलाने का जो काम है वो सिविल कोर्ट्स का है। तो सेक्शन 138 में मतलब आपका जो बेनिफिट होता है वो अल्टीमेटली यही होगा ना कि उसको सजा मिल जाएगी, कुछ फाइन होगा। तो कंप्लेनेंट को जो पैसे की वसूली है ना, जो मेन उसका उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए कौन सा प्रावधान है, किस जरिए से, या एक पैरेलल सिविल सूट भी लगाना पड़ेगा आपको, एक सूट सजा दिलाने के लिए और एक सूट पैसे की वसूली के लिए, या कोई अन्य प्रावधान आपके पास इस चीज के लिए है? मुझे बताइए कि कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज होता है वो नोटिस के कितने दिन बाद होता है? मतलब आप नोटिस दे देंगे, है ना, डिफॉल्टर को कि देखिए भैया आपने पैसे नहीं दिए, तो जब उसके पास नोटिस पहुंच जाएगा कितने समय में उसे आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं दे पाता है तो ये माना जाएगा कि उसने अपराध किया है, क्योंकि कुछ 3 कंडीशंस बताई गई है और उन कंडीशंस के होने के बाद ही आप चेक बाउंस का ऑफेंस, आपके ऊपर अपराध जो है वो लगता है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मुझे आप जवाब दीजिएगा कि अगर एक सीधा सवाल पूछूं मैं आपसे कि चेक को प्रेजेंट करने की समय सीमा क्या होगी? बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, देखो ना, ये सवाल 2 तरीके से देखा जा सकता है। नॉर्मल जीके की तरह, है ना, जो सवाल मैं आपके पिताजी से पूछूं तो उनका जवाब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एज अ लॉ विद्यार्थी आपका इस प्रश्न पर क्या जवाब होगा कि चेक को हमें कितने दिन में प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर लिखी डेट से। मुझे बताइए कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में कौन से 2 महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो है ना पूरा चेंज कर देते हैं? 2 डिफरेंस में जवाब यहीं पर दे रहा हूं। एक डिफरेंस तो ये होता है कि चेक इज ऑलवेज फॉर इमीडिएट पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और चेक में हमेशा जो ड्रॉवी होगा वो बैंक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में बैंक के सिवा कोई अदर पर्सन होता है। ये 2 मूलभूत डिफरेंस है आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।